बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनधीर सिंह होना दा, जिन्हों ने अज दे इस सैमीनार दे की नोट एड्रैस के रूप दे विच एक समुचा खाका सानू देने की कोशिश की है, जिहदे अंदर अपनी अज दे इस सैमीनार की विचार चर्चा चलाउण दी आपां कोशिश करांगे। तो मैं ਸਰੋਤਿਆਂ की जानकारी के लिए गल दसदा कि दूसरे सैशन दे विच डॉक्टर जोगा सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो वो प्रधानगी करनगे। उन्हां तो इलावा श्री संथाली नाथन, डॉक्टर कमलजीत सिंह ते डॉक्टर सेवक सिंह, जिन्हां दा तारुफ असी अगले सैशन दे विच करवावांगे, उहदे विच अपने परचे जिहड़े ने वो पेश करनगे। सो हुण आपां अपने अज दे इस सैशन दे पहले बुलारे नूं मैं सद्दा देना चाहुंदा। डॉक्टर दीपक पवार ने, फैकल्टी एट डिपार्टमेंट ऑफ सिविक एंड पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इस तो इलावा वो मराठी अभ्यास केंद्र नां दी एक संस्था भी चलाउंदे ने ते उहदे प्रधान ने। तो उन्हां दा अज दा जिहड़ा विशा है जिस दे बारे दे विच उन्हां ने अपना परचा पेश करना, वो है मराठी कॉन्शियसनैस, महाराष्ट्रीयन आइडेंटिटी एंड द चैलेंजेस ऑफ द को एग्जिस्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड मल्टीलिंगुअल नैशनलिज्म। सो मराठी चेतनता, महाराष्ट्र पछाण अते भाषाई ते बहुभाषाई राष्ट्रवाद दीआं चुनौतियां। सो इस विषय के उपर उन्होंने अपने नाल अपनी खोज जिहड़ी आ वो साझी करनी है। मैं डॉक्टर दीपक पवार जी नूं बेनती करदा कि वो मंच के उपर आउण ते अपना परचा साडे अज दे इस सैमीनार के दौरान ਸਰੋਤਿਆਂ दे नाल साझा करन। आप सभी को नमस्कार। संवाद की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपनी भाषा के बारे में और महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता के बारे में क्या सोच है इसके बारे में बोलने वाला हूँ। लेकिन मेरे विषय की तरफ आने के पहले मैं एक संदर्भ, एक परिप्रेक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं अपनी बोली, मेरी जो है वो मराठी है। यहाँ पर उपस्थित लोगों की बोली जो है पंजाबी है। मेरी और आपकी स्क्रिप्ट अलग है। और मैं विश्वविद्यालय में जहाँ पर पढ़ाता हूँ वहाँ का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मास्टर्स की लेवल का ज़्यादातर इंग्लिश है, जहाँ पर रोमन स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने जो बात करने जा रहा हूँ वो हिंदी में करने जा रहा हूँ, जहाँ पर नागरी स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है। मुझे लगता है कि जिस तरह का कॉम्प्लेक्स माहौल भारत में है, उस माहौल का एक यथार्थ उदाहरण मेरे जैसे व्यक्ति की प्रॉब्लम भी है कि मैं चाहूँ भी तो यहाँ पर मराठी में बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं चाहूँ भी तो यहाँ पर पंजाबी में बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद को वो भाषा नहीं आती है। और यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए अगर मैं समझता हूँ कि मेरी बातें लोगों तक पहुँचनी है तो मुझे चाहे कितना भी मैं हिंदी हेजिमनी के खिलाफ मेरे राज्य में बातें करता हूँ, लेकिन तब भी एज अ लेसर इविल, एज अ डेविल मुझे हिंदी में बात करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश एट दिस मोमेंट इज स्टिल अ माइनॉरिटी लैंग्वेज इवन अमंग द एलिट्स। तो ये जो दुविधा है, इस दुविधा का क्या किया जाए, ये हमारे सबके मन में एक सवाल है। और मुझे लगता है कि आपने इस सारी प्रोग्राम को जो नाम दिया है संवाद, वो संवाद ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि संवाद में लोग बोलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते भी हैं। क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, तो जहाँ पर कहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है सुनने से, तो संवाद में हम सुनना भी चाहते हैं। और ये जो संवाद है वो जो सबल है उनका दुर्बलों से संवाद है, और जो दुर्बल है उनका सबलों से संवाद है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे एक राज्य का इंडियन यूनियन से, भारतीय व्यवस्था से होने वाला संवाद है, उसी वक्त मेरे जैसे एक कार्यकर्ता का इस राज्य के भाषा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ का भी संवाद है। जब हम संवाद की बात करते हैं तो संवाद में विसंवाद भी आता है, संवाद में कभी कभी झगड़े भी आते हैं। और अगर हम झगड़ों से डरते हैं, विसंवाद से डरते हैं, चर्चाओं से डरते हैं, तो मुझे लगता है हम आगे नहीं जाएंगे। तो
मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि आप सभी ने हम सभी को आपके इस प्लेटफॉर्म पर आकर बातें करने का, चर्चा करने का और डेमोक्रेटिकली एंड विदाउट वायलेंस झगड़ा करने का एक मौका उपलब्ध करके दिया है। तो इसलिए मैं सारे लुधियाना के लोगों का आभारी हूँ कि आप सारे लोगों ने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध करके दिया है। जब भी मैं महाराष्ट्र की राष्ट्रीयता के बारे में, महाराष्ट्र में होने वाले अलग अलग तरह की चेतना, जैसे अभी इन्होंने कहा, इन सारी कॉन्शियसनेस के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हमें देश की स्वतंत्रता का संदर्भ छोड़कर इस सारी परिस्थिति को सोचना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ना होता और अगर हमारे देश का बंटवारा उस तरह की ब्लडशेड से ना होता जिस तरह का ब्लडशेड 1947 में हुआ, तो हो सकता है पूरे देश को और देश के विभिन्न जाति, धर्मों और भाषाओं को देखने का हमारा तरीका थोड़ा और अलग होता, जो आज नहीं है। आज हम चाहे किसी धर्म को देखते हो, किसी भाषाओं को देखते हो, हमारे यहाँ का जो दिल्ली वाला पॉलिटिकल एलीट है वो ये मानता है कि ये सारे लोग ऐसे बिल में बैठे हुए लोग हैं कि जो कभी न कभी हमारा सारा जो प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया है, अभी हाल के दिनों में इसे आइडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, इस आइडिया ऑफ इंडिया को सैबोटाज करने वाले ये सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि जब तक इस तरह का अविश्वास का माहौल पूरे देश में यहाँ के धार्मिक लोगों के बारे में है, यहाँ के भाषिक समुदायों के बारे में है, तब तक हम पूरे देश में किसी भी तरह की सहकारिता की भावनाओं को नहीं निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम एक दूसरों के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, मुझे लगता है कि इस देश को हम उस तरह का जेन्युइन फेडरल स्टेट, आज हम कॉन्स्टिट्यूशनली कहते हैं कि वी आर अ क्वाजी फेडरल स्टेट, हम संघ राज्य की तरह दिखते हैं, लेकिन ये संघ राज्य की तरह दिखते ही हैं। वी आर कॉस्मेटिकली अ फेडरल स्टेट, प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पजेस वी आर अ वेरी यूनिटरी स्टेट। और अगर इसे एक जेन्युइन अच्छे फेडरल स्टेट की तरफ हमें ले जाना है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश के सारे तबकों में लोग क्या सोचते हैं। पूरे देश के बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे लोगों के बारे में, महाराष्ट्र के लोगों के बारे में कुछ चीज़ें जानता हूँ। जब महाराष्ट्र के लोग अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी चेतना के बारे में सोचते हैं, तो मराठी लोगों को आदत है कि वो इतिहास में पीछे चले जाते हैं और हमारा सारा इतिहास शिवाजी के पास आकर रुकता है। क्योंकि वो एक ऐसा योद्धा था, ऐसा एक स्ट्रैटेजिस्ट था, ऐसा एक लीडर था जिसके बारे में मराठी लोगों को काफ़ी अभिमान है, और वो सही अभिमान है ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बारे में लगभग 350 साल के बाद में भी हम उतना ही अभिमान रखें और उस अभिमान से आगे जाकर हम कुछ भी ना सीखें, तो इसका मतलब ये है कि आगे वाली जो जनरेशन्स हैं वो काफ़ी हद तक पिग्मी पैदा हुई हैं। तो मेरे समाज का प्रॉब्लम ये है कि हम मराठी राष्ट्रीयता के बारे में तो सोचते हैं, हम शिवाजी का नाम तो लेते हैं, लेकिन उस तरह की सोच हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं हमारे अपने राज्य में, जहां पर हम सोचें कि 1670 में जिस तरह की मराठी आइडेंटिटी की सोच हुई थी, आज 2016 में मराठी आइडेंटिटी की सोच अलग हो सकती है या नहीं। हमारी सारी मराठी आइडेंटिटी की सोच शिवाजी की जन्मतिथि और शिवाजी के राज्याभिषेक दिन पर रायगढ़ में जाने से खत्म हो जाती है। और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म है, जो मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये कितना अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि ये सेमिनार है और आप सभी लोग अलग अलग तरह के विचार सुनने के लिए आए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर पंजाब में स्कूलें कम हो रही हैं और दारू के ठेके बढ़ रहे हैं और गुरुद्वारे भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं तो आपके पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म में भी कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, जो मेरे राज्य में भी आ गया है। हमारे लिए शिवाजी एक ऐसा आर्काइक सिंबल बन गया है कि जिसका हम कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो पार्टियां हैं जो मराठी आइडेंटिटी के लिए बोलती हैं, शिवसेना हो या मनसे हो, ये जो पार्टियां हैं वो एक हद तक
लोगों से पैसे इकट्ठा करने वाले लोगों की पार्टियां हैं, ना कि मराठी लोगों के हित को बहुत आगे ले जाने वाली पार्टियां हैं। इसलिए बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि मराठी लोग ये ऐसे एंटी नेशनल, परोकियल, रिग्रेसिव, वायलेंट काइंड इस तरह के लोग हैं जो बाहर के लोगों के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर चुके हैं। और मराठी लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारी पार्टियां हैं जो मराठी का नाम लेती है, मराठी आइडेंटिटी का नाम लेती है, लेकिन उनसे हमारे समाज को उस तरह का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है जो फ़ायदा होना चाहिए था। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो दुविधा है, मुझे लगता है समझ लेनी चाहिए। हमारी आइडेंटिटी बेस्ड पार्टियां ये खोखली पार्टियां हो गई है। जैसे महाराष्ट्र में सेना और मनसे खोखली है, जैसे सेंथिल नाथन आपको बताएंगे उनके सेशन में, वैसे दोनों डीएम के वर्जन्स ये भी तमिलनाडु की द्रविड़ आइडेंटिटी की खोखली पार्टियां हैं। ये जो खोखली आइडेंटिटीज़ है, इन खोखली आइडेंटिटीज़ को लेकर क्या हम आगे जा सकते हैं? और मैं आपसे थोड़ा एक बोल्ड सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप ये सोचना पसंद करेंगे कि अकाली भी सिखों की आइडेंटिटी की खोखली पार्टी तो नहीं बन गई है? ये सवाल भी आप लोगों को मुझे लगता है कि अपने आप को पूछना चाहिए और इंटरनली डिस्कस करना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सेंटर स्टेट के रिलेशंस को डिसाइड किया। सेंटर के पास बहुत सारी ताकतें हैं, आप सब जानते हैं। सेंट्रल लिस्ट है और कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में से बहुत सारी चीज़ें सेंटर उठा लेता है। और जैसे आर्टिकल 352 हो, आर्टिकल 356 हो, इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी लिस्ट की सब्जेक्ट्स वहाँ पर ली जाती है। हम पिछले 20 सालों से बातें कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम लोग कह रहे हैं कि हमारी जो प्रादेशिक पार्टियां हैं वो इम्पॉर्टेंट बन गई हैं, लेकिन हमारी प्रादेशिक पार्टियां अब भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं बन गई है कि हमारी प्रादेशिक पार्टियां अब भी आर्टिकल 356 को ख़त्म कर सकें। हमारी प्रादेशिक पार्टियां इतनी ताकतवर नहीं बन गई है कि अब भी वो कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट से जो चुराई जाने वाली सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को वापस ला सके। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा जो ढांचा है, ये प्रॉब्लम केवल महाराष्ट्र का नहीं है, ये केवल महाराष्ट्र की आइडेंटिटी का नहीं है। वैसे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में पिछले 50 सालों में आर्टिकल 356 केवल एक बार लगा है, and that was when Sharad Pawar's government was toppled by Mrs. Gandhi in 1980। आप लोगों ने आर्टिकल 356 का एक बहुत बुरा और खौफनाक चेहरा इस राज्य में देखा है। तो भी आप देखेंगे कि इस देश में हम राज्यों की आइडेंटिटी से इस तरह से आगे नहीं जा पा रहे हैं जैसे जाना चाहिए। अब बात यह है कि हमारी जो भाषाएं हैं, क्या वो हमारी राष्ट्रीयता का आधार बन सकती हैं? और हमारी जो भाषाएं हैं उनकी ओर से और उनकी ताकत से बनी हुई हमारी जो राष्ट्रीयताएं हैं, क्या वो हमारे देश की जो ये बहुराष्ट्रीय अस्तित्व हमारे देश का है उसके साथ में मेलजोल खा सकती हैं? दो लोगों का मैं जिक्र करूंगा। मुझे पता है कि उनके बारे में यहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा है वो मराठी में लिखा है। उनमें से एक है मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं प्रोफेसर डी.के. बेडेकर, जिन्होंने 1947 में लिखा है, एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड संयुक्त महाराष्ट्र। एंड देर इज अनदर बुक रिटन बाय मिस्टर B.Y. गाडगीळ, दैट बुक इज रिटन इन 1985। जो बुक लिखी गई है 1980-85 में। 1947 की जो किताब है उस किताब में बेडेकर साहब ऐसा कहते हैं कि भारत एक बहुराष्ट्रीय संघ राज्य है, एक मल्टीनेशनल फेडरल स्टेट है। और वहाँ पे वो जिक्र करते हैं कि हमारे देश में शेयर्ड सॉवरेनिटी, बंटवारा हुआ सार्वभौमत्व होना चाहिए। आपके यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस के लोग होंगे, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की जब चर्चा होती है तो सॉवरेनिटी के बारे में हम कहते हैं कि सॉवरेनिटी ये अविभाज्य चीज़ है, ये इनडिविजिबल चीज़ है, जो किसी में बंट नहीं सकती है। तो अगर हम सॉवरेनिटी के बारे में, सार्वभौमता के बारे में, बंटवारे की बात करते हैं तो हम किस तरह का एक नया संघ राज्य चाहते हैं? देखिए, हमारे देश में 2-3 प्रकार के लोग हैं जो इस संघ राज्य के ढांचे को बदलना चाहते हैं। वो मेरे राज्य में है, वो आपके राज्य में है, वो नॉर्थ ईस्ट में है, वो साउथ में है। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में
स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए पॉलिटिकली करेक्ट बोलना बहुत जायज़ माना जाता है। हम ये नहीं कहते कि हमारे देश में एक सोच ऐसी है कि ये देश अगर मल्टीनेशनल है तो प्रॉबेबली वी शुड बिकम समथिंग लाइक यूरोपियन यूनियन और वी शुड बिकम समथिंग लाइक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी सोच है, मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह की सोच रहने वाले लोग हमारे देश में हैं। दूसरी तरह की सोच जिनकी है वो कहते हैं कि हमारे देश में केंद्र इतना मजबूत बन चुका है, और केंद्र इसलिए मजबूत बन चुका है क्योंकि 1947 में जब ये सारा संविधान बन रहा था तब हमारे संविधान बनाने वाले लोग एक तो उम्र की लगभग 60 साल अपने पार कर चुके थे, जो सारे मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हैं। और आप यहाँ के सारे ज्येष्ठ व्यक्तियों से क्षमा की अपील करते हुए मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी उम्र में थोड़ा सीनियर हो जाता है तो थोड़ा कंजर्वेटिव बन जाता है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो भी हमारे सारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में काफ़ी कंजर्वेटिव है, और उनको ये डर था कि आज न कल हमारे देश में कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि इस देश में रहना कोई ज़रूरी बात नहीं है। गांधी जी का उनकी मृत्यु के पहले कुछ महीनों का एक स्टेटमेंट है कि अलग अलग राज्यों के लोग अपने को अलग अलग राज्यों का मानते हैं, तो फिर ये देश किसका है। तो ये जो सोच है ये सोच हमारे देश की एक सोच है। दूसरी सोच इस देश के ढांचे को और फ्लेक्सिबल बनाकर और लिबरल बनाकर, लेकिन इस देश को एक साथ में रखकर आगे जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ की जेन्युइन फेडरल सोच है। और तीसरी जो सोच है जो अभी आप देखते हैं, जिसका एक चेहरा कांग्रेस का था, जिसका दूसरा चेहरा बीजेपी का है, ये हेजिमोनिक अप्रोच है जो दिल्ली के सारे लोगों का है, उनकी पार्टी कोई भी हो। जब लोग दिल्ली में सत्ता उनको मिल जाती है तब उनको लगता है कि ये सारा देश रिमोट कंट्रोल से चलना चाहिए, और रिमोट कंट्रोल का प्रॉब्लम ये है कि उसकी बैटरियां ख़त्म हो जाती हैं कुछ दिनों के बाद में। तो ऐसी रिचार्जेबल बैटरी भरी जाए या इतनी तेज़ी से रिचार्ज किया जाए कि हमारा रिमोट कम ना हो। तो ये तीनों तरह की जो सोच है वो जैसे आपके राज्य में हो सकती है, मेरे राज्य में भी है। मेरे राज्य की जो प्रोमिनेंट सोच है, जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, वो सोच ये है कि हमें इंडियन यूनियन में रहना चाहिए। और हमारे यहाँ की जो मराठी लोगों की पार्टियाँ कही जाती है, जो शिवसेना है, मैं पहले आपको उनका एक मराठी उनकी घोषणा बताऊंगा जिसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा आपके लिए। ये शुरू में उन्होंने कहा था कि मराठी मना तुझ्यासाठी उभी शिवसेना, सो द मराठी पीपल वी आर देयर फॉर यू। इन 1985 उनको ये ध्यान में आया कि मराठी लोगों की वजह से उन्हें पावर नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि मराठी मना हिंदू जना तुझ्यासाठी उभी शिवसेना। So Maharashtrians and Hindu people, we are there for you. Shiv Sena is there for you. The problem is when you try to bring together Maharashtrians and all Hindus, then the interests of the Maharashtrians and the interests of the other non-Marathi Hindus, they start clashing. Shiv Sena has not been able to tackle this problem, so Shiv Sena has come out with an innovative solution. In 2007, Bal Thackeray came out with a slogan. He said, all North Indians and Maharashtrians should realize that our real enemies are Muslims. So, then you come out with a new plethora-like identity where you try to create a symbiotic relationship between Marathi identity and Hindu identity. लेकिन ये जो identity है, ये ग्राउंड लेवल पर टिकने वाली आइडेंटिटी नहीं है। जब ये नहीं टिकी तो हमारे यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी जो MNS ने, राज ठाकरे ने एक आइडेंटिटी बनाई, और उनकी पॉलिटिकल उनकी जो मराठी लोगों की आइडेंटिटी है, वो कौन से मराठी लोग हैं? शिवसेना के जो मराठी लोग हैं वो सारे मराठी लोग नहीं हैं। शिवसेना के मराठी लोग ये कोस्टल बेल्ट के, मिडिल कास्ट के, अर्बन मिडिल क्लास के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चाहने वाले मराठी लोग हैं। इनका पेट भरने का एजेंडा ये शिवसेना का मराठी एजेंडा है। एक हद के बारे में जब ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भर गई, सैचुरेट हो गई, तो MNS के लिए एक नया दरवाज़ा खुला। तो उन्होंने अपने झंडे से शुरुआत की। उनके झंडे में हरा कलर है, हरा रंग है, नीला रंग है। तो उन्होंने कहा कि ये हरा रंग यहाँ के मराठी मुसलमानों के लिए है,
ये नीला रंग महाराष्ट्र के दलितों के लिए है। तो हमारी जो मराठी की सोच है ये कन्वेंशनल मराठी की सोच से आगे जाने वाली सोच है। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने थियोरेटिकली किया। उनकी प्रॉब्लम ये हो गई कि उनका जो लीडर है उसके लिए दिन 12 बजे के बाद में शुरू होता है और 6 बजे के बाद में 6 बजे के पहले ख़त्म हो जाता है। और पॉलिटिक्स क्योंकि 24 घंटे का काम है तो वो पार्ट टाइम ही पॉलिटिक्स करते हैं, इसके लिए उनको पार्ट टाइम सक्सेस मिला है। तो इसके लिए अब उनकी पार्टी पूरी तरह से मार्जिनलाइज हो गई है। तो आप देखेंगे कि ये जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मराठी पार्टियां हैं, इन मराठी पार्टियों के लिए कॉम्पोजिट मराठी एजेंडा ही नहीं है तो कॉम्पोजिट नेशनल एजेंडा होने की बात ही नहीं है। और इन सारी पार्टियों के लिए आप देखेंगे कि अगर मराठी का एजेंडा आगे जाना है तो वो सोचते हैं कि मराठी का एजेंडा केवल भारत के साथ में रहने से, भारत के विकास में रहने से आगे जाएगा। यहाँ पर मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है कि APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में हमारे सब लोगों के मन में काफ़ी सारा प्यार होता है लोगों के मन में। लेकिन मुझे एक लगता है कि एक ऐसा सुपरफिशियल ड्रीम APJ अब्दुल कलाम साहब ने भारत को दिया है कि 2020 में हम एक महासत्ता बन जाएंगे। और जब हम कहते हैं कि हम एक महासत्ता बन जाएंगे तो उसमें का जो हम है, उस हम में मैं नहीं हो सकता हूँ, सेंथिल नहीं हो सकता है, जोगा जी नहीं हो सकते हैं, तो भी वो हम पूरा हो सकता है। क्योंकि वो जो हम है वो हम हमारे पॉलिटिकल एलिट से बना हुआ है। तो इस देश के लोगों को डिलीट कर भी हमारा देश महासत्ता बन सकता है। इस तरह की एक नई सुपरफिशियल, हाइपर ग्लोबल, हाइपर मिडिल क्लास की नई सोच हमारे देश में है। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश की नई राष्ट्रीयता की एक हाइपर नेशनलिज्म की सोच है। आपके यहाँ से तो बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, जिसको नसीरुद्दीन शाह जी ने कुछ सालों के पहले समोसा एंड पॉपकॉर्न नेशनलिज्म कहा था, लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म, कि प्रदेश में रहने वाले लोग यश चोपड़ा जी के उपकारों की वजह से एकदम नेशनलिस्टिक बन गए हैं, क्योंकि इस देश में जो हो रहा है उससे वो ज़रा भी सफ़र नहीं होते। तो ये अलग तरह का नेशनलिज्म हमारे यहाँ पर भी है। महाराष्ट्र से बहुत बड़े पैमाने पे लोग कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में जाते हैं, और ये हमारे हाइपर नेशनलिस्ट लोग हैं जिनमें ब्राह्मण्स है और ब्राह्मणाइज्ड और जातियों के लोग भी हैं, जो मानते हैं कि महाराष्ट्र और इस सारे देश को आगे बढ़ाना ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो सोच महाराष्ट्र में है, इस सोच का क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र के लोगों के मन में है। और 2-3 चीज़ें, सर कुछ वक्त है, 2-3 चीज़ें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान से एक बात सीख सकते हैं। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कहना कि पाकिस्तान से हम कुछ सीख भी सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं कि स्टेट को कैसे मैनेज ना किया जाए, कि लैंग्वेज कम्युनिटीज़ को हमारे यहाँ पर तो दबाया जाता है, लेकिन उनके यहाँ पर इस तरह से दबाया जाता है कि लोगों को हमें दबाया गया है ये समझना भी काफ़ी मुश्किल है। इस तरह का रिप्रेशन पाकिस्तान में है। यहाँ के पंजाबी अपनी भाषाओं के बारे में सेंसिटिव है, वहाँ के पंजाबी उर्दू के लिए इतने सेंसिटिव है जितने कि ओरिजिनल उर्दू वाले बोलने वाले लोग भी सेंसिटिव ना हो। अब ये जो अपनी भाषा को छोड़ने का एक नया इन्वेंशन पाकिस्तान में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिंदी का प्यार जनरली हिंदी वालों को है और मराठी वालों को है। महाराष्ट्र में ऐसे कुछ महान गांधीवादी पैदा हुए हैं कि जो मानते हैं कि मराठी मर भी जाए तो अच्छा है, लेकिन हिंदी बचनी चाहिए, क्योंकि हिंदी कोट अनकोट राष्ट्रभाषा है। मैं जानता हूँ आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी भाषा को इस देश में राष्ट्रभाषा कहना ये मिथ है। टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हमारे देश की हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है और वही उसका स्कोप है। मेरे राज्य में इस तरह की सोच जो है इस देश के
फेडरल मॉडल को चेंज करने की वो बहुत कम है। इसका कारण है कि मेरा राज्य 5 साल छोड़कर पूरी तरह से कांग्रेस ने रूल किया है। केवल 95 to 99 के 4 साल ऐसे थे जब शिवसेना बीजेपी की सरकार वहाँ पर थी और अब उनकी सरकार है। लेकिन ये उनकी सरकार जो चल रही है, इट इज़ लाइक रोज़ झगड़ा करने वाले शादीशुदा लोग जैसे होते हैं, उस तरह की मैरिज उनकी ये सरकार की है। अदरवाइज पूरी तरह उस राज्य में कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस आप अगर देखें तो इस तरह से नाक के सामने चलने वाली एक पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने वहाँ तैयार की है, जहाँ पर हम लोगों को आइडियोलॉजिकली ऐसा ट्रेन किया गया है, इमोशनली और मेंटली ऐसा ट्रेन किया गया है कि अगर एक हद से ज़्यादा आप अपनी भाषा, संस्कृति और अपने समाज के बारे में बोलोगे तो हो सकता है कि आप राष्ट्रद्रोही हो। तो मेरे जैसे लोगों को या तो लोग वहाँ पे शिवसेना का आदमी मानता है, विच आई टेक एज इंसल्ट, या मेरे जैसे लोगों को वहाँ पे लोग राष्ट्रद्रोही मानते हैं, विच आई टेक एज नॉन रियलिटी। तो इस तरह की दुविधा में हम वहाँ पे फंसे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो इंटरेक्शन है हमारे यहाँ पे, उस इंटरेक्शन का फ़ायदा हम सब लोगों को ये है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पर पंजाब में लोग किस तरह से सोच रहे हैं, तमिलनाडु में किस तरह से सोच रहे हैं। और अंत में मैं एक ही बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि भाषा, संघ राज्य, ये बेसिकली राजनैतिक मुद्दे हैं। और जब तक हम पॉलिटिकल सिस्टम को अंदर से या बाहर से नहीं हिलाएंगे और उसको तोड़ मरोड़ कर कोई नया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं तैयार करेंगे, तब तक हम अपनी भाषा संस्कृतियों के बारे में केवल मार्जिन पर काम कर सकते हैं। जैसे अब मैं अपने मराठी अभ्यास केंद्र का काम करता हूँ, मुझे जरा भी गलतफहमी नहीं है कि मैं मेनस्ट्रीम का आदमी हूँ, मैं पेरिफेरी का ही आदमी हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मराठी की राजनीति जिसे मैं एंडोर्स करता हूँ वो मेनस्ट्रीम की राजनीति हो। लेकिन वो तब तक नहीं हो सकती जब तक पंजाबी की आप सोच रहे हैं वो राजनीति मेनस्ट्रीम की राजनीति ना हो। तो मैं आपको ये सुझाना चाहता हूँ कि क्या हम ऐसा एक फेडरल लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स इस देश में देख सकते हैं जो हमारे देश की राष्ट्रीयता के संदर्भ को बदल सकता है। और ये करने के लिए हमें शस्त्र उठाने चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि जिन शस्त्रों से हमें सप्रेस किया जा रहा है वही लोकतंत्र के शस्त्र ऐसे हैं जो इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया के शस्त्र इस्तेमाल करके हम इस लड़ाई में उतर सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई मुलायम, लालू, मायावती और सुखबीर सिंह बादल की नहीं है, ये पोस्ट इन लोगों की लड़ाई है। इनकी राजनीति का सैचुरेशन पॉइंट जब आएगा तब हमारी लड़ाई शुरू होगी। और मुझे लगता है कि ऐसे सेमिनार इस संवाद से, इस संघर्ष तक और इस कंस्ट्रक्टिव संघर्ष तक हमें ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र का हमारा अनुभव कुछ मायने तक आप सभी लोगों को इस चर्चा की ओर लेकर आया हो। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मुझे शांति से सुना।